नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है पैटर्न लर्न एंड अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 11 तक के एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। थोड़े से एमसीक्यूज मैंने खुद अपनी तरीके से बनाए हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी पढ़े पेटेंट एक्ट तो वहां से कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं उसके बारे में सोचें। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपकी पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन क्लियर करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 which is written here, that is person entitled to apply for a patent, वो कौन है? इसका जो सही आंसर है, आपको सभी क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, आंसर सोचिए और फिर बाद में प्ले कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबो, क्योंकि 21Y जो बता रहा है ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर के बारे में, 21AB जो बता रहा है असेनी के बारे में, एंड 21K जो बता रहा है इसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। तो ये तीनों लोग पर्सन एंटाइटल्ड है अप्लाई करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो है विच सेक्शन इज ऑपोजिट टू सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, कौन पर्सन एंटाइटल्ड है? तो उससे ऑपोजिट जो सेक्शन है ना वो है 134। ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन में, बट याद रखने के लिए कि 134 क्या कहता है कि जिस कंट्री में इंडियन पर्सन को नेशनल ट्रीटमेंट नहीं मिलती है उस कंट्री के कोई भी पर्सन को इंडिया में नेशनल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी या कोई भी हक नहीं मिलेगा पेटेंट के ऊपर। सो दैट इज दी what say quote in section number 134. Section number 135 relates to convention application, section number 7 relates to forms and section number 2 relates to definition. Next question पे आते हैं जो है question number 3. In India which one is the appropriate office for dealing with the international bureau and any other international searching authority and international preliminary एग्जामिनेशन अथॉरिटी? कौन सी ऑफिस है? तो 4 ऑफिस है पेटेंट की, मगर उसमें से दिल्ली ऑफिस जो है ना वो सारा कामकाज संभालती है इंटरनेशनल एप्लीकेशन फाइलिंग का, या फिर कहो कि पीसीटी रूट का। चलिए बात करते हैं विच कॉपी रिलेट्स टू इंटरनेशनल एप्लीकेशन, होम कॉपी, रिकॉर्ड कॉपी, सर्च कॉपी या ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर आएगा यहां पर ऑल ऑफ द अबव। होम कॉपी क्या होती है? जो दिल्ली की ऑफिस अपने पास रखती है अगर इंडिया में से किसी ने बाहर एप्लीकेशन की। तो रिकॉर्ड कॉपी होती है इंडियन ब्यूरो और इंटरनेशनल ब्यूरो के पास जो भेजी जाती है वो कॉपी रहती है, एंड सर्च कॉपी जो इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी को दी जाती है वो कॉपी रहती है। चलिए पेटेंट एप्लीकेशन रिलेट्स टू हाउ मेनी इन्वेंशन? पेटेंट एप्लीकेशन कितने इन्वेंशन को रिलेट्स करने चाहिए? तो ओनली वन इन्वेंशन इज द करेक्ट आंसर। मोर देन वन हो नहीं सकते हैं, एक एप्लीकेशन के लिए एक ही इन्वेंशन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कॉपी सबमिटेड टू इंटरनेशनल ब्यूरो कॉल्ड? इंटरनेशनल ब्यूरो में अगर कॉपी सबमिट की है तो उसे क्या कहा जाएगा? दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड कॉपी। ये किसके लिए है? इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी के लिए है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कॉपी सबमिटेड टू इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी इज कॉल्ड? बहुत ही सिंपल आंसर है सी, सर्च कॉपी। रिकॉर्ड कॉपी किसे कहते हैं? इंटरनेशनल ब्यूरो में जो सबमिट की जाती है। और होम कॉपी किसे कहते हैं? जो कॉपी सबमिट करते हैं हम दिल्ली ऑफिस में। ओके, which branch shall perform the function of the Indian International Searching Authority under the treaty in accordance with an agreement between the Indian Patent Office and the International Bureau? Indian Patent Office और International Bureau के बीच में एक एग्रीमेंट था, उसके हिसाब से पेटेंट ऑफिस दिल्ली वो इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी के लिए काम करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जो है, अंडर विच रूल द पेटेंट ऑफिस Delhi branch shall perform the function of the Indian International Searching Authority under the treaty? ओके, कौन सा सेक्शन में ये, कौन से रूल में ये लिखा हुआ है? सॉरी, अंडर विच रूल ऑफ द पेटेंट एक्ट? तो आंसर है रूल नंबर 18 में। इसको याद रखने के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि जो 10 नंबर का जो रूल है ना वो कहां पर आता है? वो आता है सेक्शन नंबर 7 के अंदर। वो क्या कहता है कि
6 महीने के अंदर अंदर प्रूफ ऑफ राइट सबमिट करना है। तो प्रूफ ऑफ राइट के लिए 10 नंबर का रूल आप याद रख लीजिए। 12 नंबर का रूल क्या कहता है? 12 नंबर का रूल जो है ना वो सेक्शन नंबर 8, इंटरनेशनल एप्लीकेशन अगर किसी ने फाइल की है तो हर 6 महीने में उसको अपडेट देनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन नंबर 8 से आप कोरिलेट कर लीजिए। एंड जो 19 है ना वो पीसीटी एप्लीकेशन से आप कोरिलेट कर लीजिए। पीसीटी एप्लीकेशंस की जो डिटेल्स है वो यहां पर है कि इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी कितने महीने के अंदर वो रिटर्न अपील एंड सर्च रिपोर्ट जनरेट करके देगी। So that is related to section number rule number 19. So the ultimate correct answer is 18. 10th question है proof of right needs to be submitted within, proof of right कितने मंथ में सबमिट करना होता है? The answer is 6 month। कहां पर लिखा है? रूल नंबर 10 में लिखा है और सेक्शन नंबर 7 से ये कोरिलेट हो रहा है। Question number 11. International search report and written opinion, or as the case may be, the declaration referred to in sub-rule 3 of Rule 19B within a period of, क्या लिखा हुआ है? इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट एंड रिटन ओपिनियन। अगर किसी ने इंडिया से एप्लीकेशन की है बाहर के देशों में तो इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट, उसने इंडिया को अगर इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी बनाया है तो इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट उसको कितने महीने में मिल जाएगा? रिटन ओपिनियन के साथ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सर्च कॉपी ऑफ द सर्चिंग अथॉरिटी, within a period of 9 months from the date of priority, A or B whichever expire earlier, or A or B whichever expire later। तो यहाँ पर आंसर आएगा D, whichever expire later। Question number 12. Information and undertaking regarding foreign application filed in, और information जो undertaking है foreign application की वो किस फॉर्म में फाइल होती है? अगर फॉर्म का नाम पता है तो आराम से आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा। दैट इज दी फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 2 कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के लिए एंड फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर द पेटेंट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है एज पर दी सेक्शन 8 एप्लीकेंट अपडेट कंट्रोलर अबाउट अपडेट ऑफ फॉरेन एप्लीकेशन इन 1 month, 2 month, 6 month एंड 12 month। 6 month जैसे भी होता है उसकी 6 महीने के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन पास ऑन कर देनी चाहिए बिफोर ग्रांट ऑफ द पेटेंट। ये बात कर रहे हैं कि एक इंडियन पर्सन इंडिया में भी एप्लीकेशन फाइल कर रहा है और 12 महीने के बाद अंदर अंदर वो दूसरी जगह पर इधर पीसीटी या फिर कन्वेंशनल रूट से आगे बढ़ रहा है, तो उस एप्लीकेशन पे जो भी बाहर के देशों में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन या सब्सटेंशियली सेम काइंड ऑफ पेटेंट की इंफॉर्मेशन भी कंट्रोलर को उसी पार्टी को देनी है। So within 6 months। 14 नंबर का क्वेश्चन है, the time within which the applicant for a patent shall keep the controller informed of the details in respect of the other application filed in any country in the undertaking to be given by him under clause B of subsection 1 of section 8 shall be 6 months from the date of filing as per rule। कौन से रूल में ये लिखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको अपडेट करना है? वो रूल है रूल नंबर 12(2) सेक्शन नंबर 8 यानी रूल नंबर 12। रूल नंबर 18 क्या बताता है हमें कि दिल्ली ऐसी पेटेंट ऑफिस है जहां से पूरी इंटरनेशनल फाइलिंग चलती है, और रूल नंबर 19 पीसीटी के लिए है और नन ऑफ दी अबव तो गलत आंसर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, आफ्टर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कैन बी फाइल्ड इन 12 month एज पर सेक्शन 3। सेक्शन 3 नहीं हो सकता है क्योंकि वो नॉन पेटेंटेबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं। सेक्शन 6 नहीं, वो पर्सन एंटाइटल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 8 नहीं, वो भी एप्लीकेशन फॉरेन फाइलिंग अंडरटेकिंग एंड स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बचा क्या? सेक्शन 9 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन एज पर सेक्शन 9, एज पर सेक्शन 10, एज पर सेक्शन 11 या फिर नन ऑफ द अबव। सेक्शन 9 इज द करेक्ट आंसर क्योंकि सेक्शन 10 स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं और सेक्शन 11 प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स के बारे में बात करती है। Question number 17, if more than one provisional specification filed for same invention, then applicant can request for any application priority date, controller can decide any priority date of any application,
प्रायोरिटी डेट विल बी कंसिडर बेस्ड ऑन द फर्स्ट फाइल एप्लीकेशन या A and C बोथ। एप्लीकेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर एनी एप्लीकेशन प्रायोरिटी डेट कर सकते हैं या फिर सिर्फ प्रायोरिटी डेट जो फर्स्ट फाइलिंग है उसी की ही रहेगी। तो यहाँ पर आंसर है प्रायोरिटी डेट विल बी कंसिडर बेस्ड ऑन द फर्स्ट फाइल्ड एप्लीकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। इफ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नॉट फाइल्ड आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन, देन प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन के 12 महीने के बाद भी अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल ना किया गया हो तो क्या होगा? एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज न्यू एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। कंट्रोलर कैन एक्सटेंड टाइम फॉर सबमिशन, एप्लीकेशन विल बी अबेंडन्ड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो एप्लीकेशन अबेंडन्ड की जाएगी। Question 19. Statement 1. If complete specification filed in India, then in 12 months it can be considered as a provisional specification. Statement 2. Date of priority can be shifted to complete specification upon request but not later than 6 months as per section 17. Statement 1 कह रहा है कि if complete specification filed किया गया इंडिया में तो विद इन 12 मंथ उसको प्रोविजनल किया जा सकता है। एंड स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि 6 महीने तक उसको पोस्ट डेटेड भी किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आंसर्स आर करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। नॉर्मली द टाइटल ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन इज इन 20 वर्ड्स, 15 वर्ड्स, 25 वर्ड्स या नन ऑफ द अबव। तो आंसर है 15 वर्ड्स के अंदर अंदर टाइटल रहना चाहिए। Question number 21. Normally the title of the patent of the application is in 15 words. Mention in which section? Section number 7, rule number 13. Section number 10, rule number 19. Section number 10, rule number 13. And section number 7, rule number 13. Section number 7 specification के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो फॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है। तो होगा आंसर बी या सी में से। अब बी या सी में से अगर मुझे आंसर निकालना है तो 19 पीसीटी के बारे में बात कर रहा है और ये बात हो रही है पेटेंट के टाइटल के बारे में। सो सी इज द करेक्ट आंसर। रूल नंबर 13 में 7 नंबर का सबसेक्शन जो क्लोज है वो बता रहा है कि नॉर्मली द टाइटल ऑफ द पेटेंट ऑफ द एप्लीकेशन इज इन 15 वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की। मार्जिन इन ड्राइंग एट टॉप एंड लेफ्ट एंड बॉटम एंड राइट रिस्पेक्टिवली कितना होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है रूल नंबर 15 में, और वो है 4 सेंटीमीटर टॉप एंड लेफ्ट में एंड 3 सेंटीमीटर बॉटम एंड राइट में। और साथ साथ में लेफ्ट टॉप पे नाम लिखना है, राइट टॉप पे नंबर ऑफ सीट्स लिखनी है एंड बॉटम में सिग्नेचर करना है। तो ये इंफॉर्मेशन ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऊपर एंड लेफ्ट में 4 सेंटीमीटर, नीचे एंड राइट में 3 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। मार्जिन इन ड्राइंग एट टॉप एंड लेफ्ट एंड बॉटम एंड राइट आर रिस्पेक्टिवली 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। वो कहां पर लिखा हुआ है? अभी मैंने बात की, एक तो रूल नंबर सेक्शन नंबर 11 में तो नहीं है क्योंकि वो प्रायोरिटी डेट के बारे में बात कर रहा है, तो ये दोनों ऑप्शंस तो यहां से निकल जाते हैं। अब बात बची रूल नंबर 13 के बारे में। तो रूल नंबर 13 में टाइटल कितने वर्ड्स का होना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन है। तो यहां पर आंसर आएगा रूल नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 10, उसमें ये डिटेल्स दी गई। क्वेश्चन नंबर 23। कंट्रोलर कैन अमेंड द एब्स्ट्रैक्ट मेंशन्ड इन, एब्स्ट्रैक्ट मेंशन को कर सकता है कंट्रोलर अमेंड, वो कहां पर लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है 10.4.1 के अंदर। 10.4.1 के अंदर 10.4.1 में ये पूरी चीज लिखी गई है। 23 के अंदर बाकी के ऑप्शंस गलत है, आप देख लीजिएगा। 10.4.1 का क्लोज है कि कंट्रोलर कैन अमेंड द एब्स्ट्रैक्ट टू जस्टिफाई द थर्ड पार्टी पर्सन। क्वेश्चन नंबर 24। डिपॉजिट ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल इन इंटरनेशनल डिपोजिशन अथॉरिटी ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन, आफ्टर फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन, इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। अगर डिपॉजिट करना है कोई नया बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको, तो ऑन और बिफोर फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। रेफरेंस ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल सबमिशन इन इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी ऑन और बिफोर फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन, आफ्टर फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन,
इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन और नन ऑफ ये वो। तो यहाँ पर आंसर आएगा कि रेफरेंस जो मटेरियल पहले सबमिट कर दिया था उसका रेफरेंस 3 महीने के अंदर अंदर सबमिट करना है इन पेटेंट ऑफिस में। सो इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग पेटेंट एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रेफरेंस ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल सबमिशन इन आईडीए इन इफ फॉर्म 9 इज फिल्ड, फॉर्म 9 अगर फिल किया है तो क्या होगा? तो उस केस में फॉर्म 9 फिल किया है तब या उससे पहले हमें रेफरेंस को दे देना पड़ेगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, एज पर द रूल 13(8) बायोलॉजिकल मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर फाइलिंग of the patent application reference in 3 months from date of filing as per the rule 24A on or before filing form 9 for early publication। तो तीनों काम सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेटमेंट 1 द क्लेम और क्लेम्स ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड रिलेट्स टू सिंगल इन्वेंशन। एक क्लेम हो या एक से ज्यादा हो, एक इन्वेंशन के लिए होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है द क्लेम और क्लेम्स ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन सेल रिलेट्स टू अ ग्रुप ऑफ इन्वेंशन लिंक्ड टू फॉर्म अ सिंगल इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट, या फिर एक ही इन्वेंटिव कॉन्सेप्ट बने उस तरीके से क्लेम्स लिखे हुए होने चाहिए। क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है सिर्फ, या दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है सिर्फ? दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है? तो दोनों करेक्ट है स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 10। क्वेश्चन 29, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन 1 जो फाइल की गई है 1122 को विथ क्लेम 1 एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल की गई है 11/1/22 को, वो भी विथ 1 क्लेम। तो प्रायोरिटी डेट क्या रहेगी क्लेम 1 की? क्लेम 1 की प्रायोरिटी डेट जो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल किया गया है वही रहेगी 1/1/2022। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, जो है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, और वो है प्रोविजनल 1 फाइल्ड ऑन 25 February 2022 एंड प्रोविजनल 2 फाइल्ड ऑन 23 March 2021, both having claims relates to same invention and then complete specification with claim relates to the same invention filed on 8/3/2022, then date of priority of the claim is, यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा ट्रिक किया है, यहाँ पर 2022 लिखा है, यहाँ पर 2021 लिखा है। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी ट्रिक किया जाएगा। तो आपको प्रोविजनल 2 समझ लेना है, प्रोविजनल 2 पे ध्यान नहीं देना है, डेट पे ध्यान देना है। तो डेट को ध्यान देंगे ना आप, तो वहां से आपको पता चलेगा कि 23/3/2021 इज द प्रायोरिटी डेट फॉर सच काइंड ऑफ क्लेम। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, एंड मुझे कहां पर इंप्रूव करना है वो बताइए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।